इविडियंट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुमंत कुमार हेमंत आज पुनः जीके के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेट लेकर आपके पास आया हूं। इस सेट में 50 क्वेश्चन हैं। इसके अलावा बहुत सारी जानकारियां आपको इस सेट के द्वारा आपको दी जाएगी। चलिए, लास्ट वीडियो में मिट्टी का रह गया था पोर्शन थोड़ा सा, और पहले हम मिट्टी के बारे में जान लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी क्या है? जलोढ़ अथवा अल्युमिनियम उस मृदा को कहते हैं जो बहते हुए जल द्वारा बहाकर लाया तथा किसी अन्यत्र जमा किया गया हो। यह भुरभुरा अथवा ढीला होता है, अर्थात इसके कण आपस में सख्ती से बंधकर कोई ठोस शैली का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जलोढ़ से भरी हुई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी प्रायः विभिन्न प्रकार के पदार्थ से मिलकर बनती है, जिसमें गाद यानी कि सिल्ट तथा मृत्तिका के महीन कण तथा बालू तथा बजरी के अपेक्षाकृत बड़े कण भी होते हैं। जलोढ़ मिट्टी जो होता है बहुत उपजाऊ मिट्टी होता है। नदी के द्वारा बहा कर लाया जाता है, तो इसमें कुछ मात्रा में गाद या और मृत्तिका, कुछ बालू और बजरी के भी कण पाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं लाल मिट्टी। कौन सा मिट्टी? लाल मिट्टी पे। तो देखिए, लाल मिट्टी यानी कि रेड सॉइल लाल, पीली अथवा चॉकलेटी रंग की होती है। कौन कौन? लाल, पीली या चॉकलेटी रंग की होती है। शुष्क और तर जलवायु में प्राचीन रवेदार और परिवर्तित चट्टानों की टूट-फूट से बनती है। यह मिट्टी पानी के संपर्क में आने से हल्की हल्की पीली मिट्टी कैसी दिखती है? पानी के संपर्क में आने से हल्की पीली दिखती है। इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम, चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि आपको झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये सब जगहों में लाल मिट्टी बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह मिट्टी अत्यंत रंध्रयुक्त होती है। इस मिट्टी में बाजरा की फसल की अच्छी पैदावार होती है। बाजरा के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन होती है? तो लाल मिट्टी होती है। किंतु गहरे लाल की मिट्टी कपास, गेहूं, दाल, मोटे अनाज के लिए भी उपयुक्त होती है। जो भी गहरा लाल रंग की मिट्टी है उसमें आप कपास की खेती कर सकते हैं, गेहूं की खेती कर सकते हैं, दाल, मोटे अनाज, ये सब के लिए भी उपयुक्त होती है। कपास की खेती के लिए और भी मिट्टी उपयुक्त होती है, जिसके बारे में हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। भारत में यह मिट्टी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण के प्रायद्वीपीय द्वीप तक पाई जाती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में यह मिट्टी प्रचुर मात्रा में मिलती है। छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी को स्थानीय रूप से मटासी मिट्टी भी कहा जाता है। मटासी मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो लाल मिट्टी है, यानी कि लाल मिट्टी का दूसरा नाम मटासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसका विस्तार राज्य के लगभग 60% भूभाग में है। छत्तीसगढ़ में जितना भूभाग है उसमें करीब करीब 60% भूभाग पर आपका लाल मिट्टी ही है। अब आ जाते हैं काली मिट्टी। कौन सा मिट्टी के बारे में? काली मिट्टी के बारे में बात करते हैं। भारत की स्थानीय मिट्टी में से काली मिट्टी सबसे अलग दिखाई देती है। इसे रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस की कमी होती है। क्या क्या? काली मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की कमी होती है। लेकिन प्रायः इसे काली कपास मिट्टी कहते हैं। बोले थे ना, बताएंगे वीडियो में आगे। तो कपास के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है, क्योंकि इसमें कपास की खेती ज़्यादा होती है। कपास की खेती सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो काली मिट्टी में होती है। काली मिट्टी जो है मुख्यतः आपका महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। इस मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना, लोहा तथा कार्बनिक पदार्थों की अधिकता बहुत ज़्यादा होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेफिरेस मैग्नाइड तथा जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। काला होने का
कारण क्या क्या है? तो टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के चलते इस मिट्टी का रंग काला होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को चेरनोजम कहा जाता है। क्या? चेरनोजम किसे कहा जाता है? काली मिट्टी को। और चेरनोजम मिट्टी मुख्य रूप से काला सागर के उत्तर में यूक्रेन तथा ग्रेट लेक्स के पश्चिम में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में और कनाडा में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो आपका काला सागर के उत्तर में यूक्रेन में पाया जाता है, साथ ही ग्रेट लेक्स में और पश्चिम में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा में भी पाई जाती है। काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि यह दक्कन ट्रैप के लावा चट्टानों की अक्षय अर्थात टूटने फूटने से निर्मित हुई है। दक्कन पठार के अलावा काली मिट्टी जो है मालवा पठार की भी विशेषता है, अर्थात मालवा पठार भी काली मिट्टी मालवा पठार में भी काली मिट्टी की मात्रा बहुत ही अधिक है। काली मिट्टी मालवा पठार में भी बहुत पाई जाती है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है हमारे देश में वो आपका है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। काली मिट्टी की जो विशेषता है उसमें जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। सबसे ज़्यादा जो जल धारण करता है कोई मिट्टी है तो वह काली मिट्टी है। काली मिट्टी बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है तथा सूखने पर इसमें दरार पड़ जाती है। काली मिट्टी में क्या हो जाता है? सूखने पर दरार पड़ जाता है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। क्या? स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। अब आगे देखिए क्या है कि कपास की खेती के लिए सर्वाधिक जो उपयुक्त मिट्टी है वो काली मिट्टी है, और कपास की खेती जो सर्वाधिक गुजरात राज्य में होती है। कहाँ सबसे ज़्यादा? गुजरात में। भारत में अगर कपास की खेती सबसे ज़्यादा कहीं होती है तो वह गुजरात है, अर्थात कपास का उत्पादन सर्वाधिक जहाँ होता है वह राज्य आपका गुजरात राज्य ही है। चलिए अब आते हैं आज के वीडियो के क्वेश्चन आंसर सेट पे। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो ये जो थे आपके केपलर थे। क्या बोले? केपलर बोले कि सूर्य के चारों ओर जो भी आपका ग्रह घूम रहा है उसका जो पथ है वो कैसा है? दीर्घवृत्ताकार है। ये बोलने का श्रेय केपलर को जाता है। केपलर के प्रथम नियम यानी कि कक्षों के नियम से संबंधित है के अनुसार सूर्य के केंद्र बिंदु में रहने वाले प्रत्येक ग्रह दीर्घवृत्तीय कक्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत प्रभाव के फलस्वरूप कक्ष का आकार दीर्घवृत्तीय होता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले कक्षों के लिए केपलर के नियम की व्युत्पत्ति की गई थी, लेकिन यह नियम उपग्रह के कक्षों पर भी लागू होता है। जो केपलर साहब जो नियम दिए ये ग्रह के साथ साथ उपग्रह के ऊपर भी लागू होता है। विश्व के कितने भाग पर पानी है? तो विश्व के कितने भाग पर पानी है? तो आपका 70% भाग पर विश्व के पानी है। प्रथम भाषाई राज्य बनने वाला राज्य कौन है? तो प्रथम भाषा के आधार पर जो राज्य बटा था वो आपका उसका निर्माण जो हुआ था आंध्र प्रदेश था, और जो कि तमिलनाडु से टूटकर बना था। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करते हुए 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा बोलने वाले आंध्र प्रांत को मद्रास राज्य से अलग करते हुए आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का प्रथम राज्य है। लंबे समय तक किए गए आंदोलन और 56 दिनों की भूख हड़ताल के कारण पोट्टी श्री रामुलुलु की मृत्यु हो जाने के बाद आंध्र प्रदेश की स्थापना के मार्ग प्रशस्त हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, 4th नंबर। अरुंधति राय किस पुस्तक की लेखक है? तो इनके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्या लिखा गया है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स भारतीय लेखिका अरुंधति राय का प्रथम उपन्यास था। यह जुड़वा भाइयों के बचपन के अनुभवों पर आधारित एक कहानी है जिसका जीवन लव लॉज द्वारा बर्बाद हो जाता है। कहानी यह बताती है कि किसे प्रेम करना चाहिए और कितना प्रेम करना चाहिए। यह उपन्यास 1997 में
बुकर पुरस्कार भी जीत चुकी है। कौन पुरस्कार जीत चुकी है? बुकर पुरस्कार जीत चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तमिलनाडु के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला आपका लवणता वृद्धि के कारण खेती के लिए उपयुक्त नहीं है? तो ये जिला का नाम आपका है नागीपट्टिनम। क्या है? नागीपट्टिनम जिला, जहां आप खेती नहीं कर सकते, खेती के लिए वहां का भूमि उपयुक्त नहीं है। तो तमिलनाडु का नागपट्टिनम जिला दिसंबर 2004 में आई सुनामी के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। तटवर्ती क्षेत्रों में कृषि भूमि को बड़े पैमानों पर अत्यधिक हानि का सामना करना पड़ा, जिससे भूमि मरुभूमि में बदल गई। समुद्री जल के अंतर्वाह के कारण भूमि कृषि योग्य नहीं रही। इसे अत्यधिक खारी मृदा वाले जिले के रूप में घोषित किया गया, जिसमें धान की खेती भी नहीं की जा सकती। ठीक है, अब आते हैं क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। तो आपको बताना है कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, इसका आंसर आपको बताना है। तो यह क्या है? यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपायों के लिए देशों के बीच किया गया करार है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो 1992 ईस्वी में जलवायु परिवर्तन पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ की रूपरेखा सम्मेलन की याद दिलाता है। यह सम्मेलन मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग के खतरे, मानव द्वारा उत्सर्जित CO2 गैस की समस्या पर आधारित तथा इसका मुख्य उद्देश्य वायुमंडल में विद्यमान ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता कम करते हुए ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करना। दिसंबर 1997 में जापान के क्योटो शहर में इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और 16 फरवरी 2005 को यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। ठीक है, क्योटो शहर कहाँ है? तो क्योटो शहर जो आपका है जापान में है, और एक ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों के लेकर ही किया गया ताकि आपका इन्वायरमेंट का जो तापमान है वो कम रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमांस विद लाइफ के लेखक का क्या नाम है? तो इनके लेखक का नाम है देवानंद। क्या नाम है इनके लेखक का? इनके लेखक का देवानंद नाम। यही बुक आपका है। ठीक है, यही बुक है आपका, देवानंद का बुक है। क्या नाम है? रोमांस विथ लाइफ। क्या नाम है? रोमांस विथ लाइफ। ये देवानंद के द्वारा लिखा गया बुक है। ठीक है, इनका ऑटोबायोग्राफी है। चलिए ये हो गया क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया? 4 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 30 में, 31 में और 1932 में। तो भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे, लेकिन गांधी जी मात्र और मात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे, जो 1931 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका है देहरादून में, जो कि उत्तराखंड की राजधानी भी है। ललित कला अकादमी किससे संबंध रखता है? तो ललित कला अकादमी किससे संबंध रखता है, इसका जवाब आपको देना है। तो ये जो संबंध रखता है आपका ललित कला अकादमी, ललित कला से किससे रखता है? ललित कला से इसका संबंध है। किससे है? ललित कला से इसका संबंध है। यानी कि ललित कला अकादमी या नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट भारत को राष्ट्रीय उत्कृष्ट कला अकादमी है, जो चित्रकला, मूर्तिकला और लेखा चित्रकला को प्रोत्साहित करती है। यह देश और विदेश दोनों में भारतीय कला का प्रचार प्रसार करने के लिए 1954 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा नई दिल्ली में इसके एक संगठन की स्थापना की गई। ठीक है, नई दिल्ली में 1954 में इसकी स्थापना की गई। मांग वक्र कब अंतरित नहीं होता है? कब अंतरित नहीं होता है मांग वक्र? इसका जवाब देना है। तो इसका जो सही जवाब है, जो नहीं होता है, जब केवल वस्तुओं की कीमत बदलती है। क्या? जब केवल वस्तुओं की कीमत बदलती है तो मांग पत्र अमृत नहीं होता है, तो मांग पत्र अंतरित नहीं होता है। कथकली किस राज्य की नृत्य है? तो कथकली जो आपका है केरल की है। कहाँ की? केरल की।
ओडिसी जो हो गई उड़ीसा की, और कुचिपुड़ी हो गया आपका आंध्र प्रदेश का, और भरतनाट्यम कहाँ का हो गया, तमिलनाडु का। और कथक सिर्फ रह जाएगा, तो कथक आपका उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, कहाँ का, उत्तर प्रदेश। नौटंकी राजस्थान का हो जाएगा, घूमर राजस्थान का हो जाएगा। नौटंकी आपका यहाँ का भी है, उत्तर प्रदेश में भी नौटंकी का आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसके द्वारा बनाया गया। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये बनाया गया है आपका हरिसेन के द्वारा। किनके द्वारा, हरिसेन के द्वारा बनाया गया है, जो कि गुप्त साम्राज्य के थे। कौन, गुप्त साम्राज्य के थे। तो समुद्रगुप्त के मंत्री और दरबारी कवि हरिसेन द्वारा इसकी रचना की गई, ठीक है। समुद्रगुप्त वही हैं जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। किसे दे सकता है, भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। मेघावी राजस्व अधिकारी टोडरमल किसके दरबार में रहते थे। तो टोडरमल जो रहते थे शेरशाह सूरी के दरबार में रहते थे, ठीक है। जो जीटी रोड का स्थापना भी किए थे। कौन सा रोड का, जीटी रोड का स्थापना किए थे, और अकबर के दरबार में भी टोडरमल रहते थे। इसलिए अकबर ने 1575 ईस्वी में मुशर्रिफ और दीवान, और 1582 ईस्वी में दीवान एक कुल बनाया था, ठीक है। दीवान एक कुल बनाया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ कि वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें आपका निजी क्षेत्र के साथ साथ आपका सरकारी क्षेत्र का भी योगदान रहे। क्या रहे, निजी क्षेत्र के साथ साथ सरकारी क्षेत्र का भी योगदान रहे। किसने स्वायत्त निवेश के प्रति निवेश से पृथक किया था। इसका नाम था शुम्पीटर। क्या नाम था, शुम्पीटर जो था आपका स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश से पृथक कर दिया, ठीक है। तो इसके बारे में जान लीजिए। शुम्पीटर ने सृजनात्मक विनाश की अवधारणा के अंतर्गत निवेश को दो प्रकार के मध्य अंतर से स्पष्ट किया है, जिसे उन्होंने प्रेरित और स्वास्थ्य निवेश की संज्ञा दी है। मांग और पूर्ति के मध्य विसंगति के परिणाम स्वरूप प्रत्येक विनिवेश की उत्पत्ति होती है, और उद्योग और निवेश संसाधन तकनीक से स्वायत्त निवेश की उत्पत्ति होती है। उन्होंने सेविंग अप की अवधारणा भी प्रस्तुत की थी, जो नवश्रेणवाद के वृद्धि मॉडल में दी गई बचत की अवधारणा से बिल्कुल भिन्न थी। सेविंग अप उत्पाद के भाग का निर्माण करती है, जो कि निवेश और उपभोग को नियंत्रित करती है, ठीक है। भारत में प्रथम जैव रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा नीलगिरी। 1986 ईस्वी में स्थापित नीलगिरी जैव रिजर्व भारत का प्रथम जैव रिजर्व मंडल था। यह जैव मंडल दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट और नीलगिरी के पहाड़ों की श्रृंखला में स्थित है। यह जैव मंडल तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल राज्यों में कुल मिलाकर 5520 किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ। कितना, 5520 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र तक आपका ये फैला हुआ है। अच्छा, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। उसके बाद विश्व के नेताओं ने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, पूरा विश्व में शांति व्यवस्था बनाने के लिए एक संगठन का गठन किया गया, जिसका नाम था राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 1920 ईस्वी में की गई। कितना में की गई, 1920 ईस्वी में की गई। परंतु ये फेल्योर हुआ, इसके बावजूद आपका द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था कलकत्ता में। यह पुराने पोर्ट विलियम किले में बनी 1756 को इस किले पर कब्जा के बाद हुआ था। इसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उसके सैनिक ब्रिटिश कैदियों को इस काल कोठरी में बंद कर दिए थे, जिसमें अत्यधिक गर्मी और घुटन के कारण रात भर में भी 123 कैदियों की मृत्यु हो गई थी। क्या कहते आपका
नवाज सिराजुद्दौला के लोग एक ही कमरा में बहुत से अंग्रेजों को बंद कर दिए थे, जिसके वजह से वहाँ का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया और सांस लेने में भी दिक्कत हुआ, जिसके चलते कुल 123 कैदी का मृत्यु हो गया। ठीक है, अब आइए देखिए। अच्छा, थोड़ा सा देख लीजिए, इस सब बारे में भी देख लीजिए। एक पक्षी है, क्या इसका नाम है? लाफिंग कुकुरबुरा। ठीक है, क्या नाम है इसका? लाफिंग कुकुरबुरा, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पर क्वेश्चन भी है आगे, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अब आइए इसके बाद आप आ जाइए कील नहर। कील नहर देखिए, ही कील नहर है। तो कील नहर क्या है? ये दुनिया का सबसे व्यस्त नहर है। क्या है? दुनिया का सबसे व्यस्त नहर है कील नहर, जिसे 1948 ईस्वी तक केसर बिल्हेन नहर कहा जाता था। एक 98 किलोमीटर लंबी जहाजी नहर है, जर्मनी के श्रेवस्लिंग होस्टिन में स्थित है। क्या इसमें क्या क्या रखना है कि विश्व की सबसे व्यस्त नहर जो है आपका कील नहर है। कौन सा नहर है? कील नहर है। और ये आपका कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है? तो ये उत्तरी सागर को बाल्टिक के सागर में जोड़ती है। क्या करती है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर में जोड़ती है कील नहर, और जिसे 1948 तक क्या नाम था? केसर बिलेन नहर कहा जाता था। अब आइए स्वेज नहर। किसके? स्वेज नहर। देखिए स्वेज क्या है? एक रंग है। तो स्वेज नहर रहेगा तो काला लाल नहर के साथ उसका जरूर कनेक्शन रहेगा। ठीक है, स्वेज नहर आप जैसे ही देखिए कहाँ? काहिरा, यानी कि काहिरा कहाँ का है? तो मिस्र की राजधानी आपका काहिरा है। ठीक है, यानी कि मिस्र में ही इसका कुछ ना कुछ संबंध है। तो स्वेज नहर जो है लाल और भूमध्य सागर को समृद्ध करता है। कहाँ कहाँ? देखिए लाल है, जैसे स्वेज भी उजला, स्वेज मतलब उजला, इस सेंस में समझना है आपको कि सफ़ेद को बोलते हैं ना, तो स्वेज के सेंस में आपको ट्रिक टाइप से समझिए। जैसे ही स्वेज नहर है तो आप एक लाल सागर डालिए, भूमध्य सागर है। अच्छा, अभी क्या हुआ कि इसका जो शुरुआत हुआ 1869 ईस्वी में हुआ। कब? 1869 ईस्वी में ये आम आदमी के लिए खोल दिया गया, यातायात के लिए खोल दिया गया। ठीक है, ऐसा क्या क्या रखना है कि कब खोला गया आम आदमी के लिए? तो 1869 में। दूसरा बात क्या याद करना है? कौन कौन नहर को जोड़ता है? तो ये जो आपका लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। ठीक है, अब तीसरा पे आ जाइए आप, पनामा। पनामा नहर कब शुरुआत किया गया इसका? 15 अगस्त 1914 ईस्वी को। कब? 15 अगस्त 1914 ईस्वी को किया गया है। तो देखिए इसको हम जिसे याद करते हैं, इसको ऐसे याद कर लीजिए, पनामा, PAK। ठीक है, पनामा आर्कटिक और आपका हो गया कौन नहर हो गया आपका? देखिए बता रहे हैं यहाँ तो प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर लिखा है। ठीक है ना, पनामा नहर जो जोड़ता है प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर को जोड़ता है, परंतु आपको इसका याद रखना है अंटार्कटिक और पैसिफिक ओशन को जो जोड़ता है उसका नाम है पनामा कैनल। क्या नाम है उसका? पनामा कैनल, जिसकी कुल लंबाई 82 किलोमीटर है और जो 15 अगस्त 1984 ईस्वी को ओपन कर दिया गया था। ठीक है, स्वेज नगर किसको किसको स्वेज नहर जोड़ता है? तो स्वेज नहर आपका जोड़ता है भूमध्य सागर और लाल सागर को। उसको भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर आइए 21 पे। तो विश्व वन जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? तो ये जो वर्ष था आपका 1961। क्या था? 1961 ईस्वी को किया गया था। 29 अप्रैल 1961 ईस्वी को स्थापित वर्ल्ड वाइड एंड फॉर नेचर को पूर्व में विश्व वन जीव कोष के नाम से भी जाना जाता था। यह जैव विविधता के संरक्षण और पर्यावरण पर पड़ने वाले मानव के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए कार्य करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संरक्षणवादी संगठन है, जिसका मुख्यालय बॉन्ड यानी कि स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग के बारे में किसमें बोला गया है? तो 356 में बोला गया है। किसमें? 324 में बोला गया है। अच्छा, अब देखिए क्या हो रहा है। तो देखिए ये आपातकाल से संबंधित सब है। देखिए 52, 56 और 60। शराब याद रखिए, शराब यानी कि सैन्य इमरजेंसी रहेगा तो आपका
सैन्य इमरजेंसी रहेगा तो आपका 352 हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन जब लगेगा 356 हो जाएगा। वित्तीय जो आपातकाल रहेगा ये 360 में हो जाएगा। तो इसीलिए हम शराब बोलते हैं 52, 56 और 60। ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए अगला क्वेश्चन पे। डॉक्टर पी रामास्वामी समिति किससे संबंधित है? तो ये जो समिति संबंधित है आपका रक्षा विभाग से संबंधित है। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के कार्यों की समीक्षा के लिए डॉक्टर पी रामाराव की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समीक्षा समिति की स्थापना की गई। भारत सरकार द्वारा समिति की निम्न सिफारिशों को स्वीकार किया गया, जैसे कि DRDO और सेवाओं के मध्य संचारबद्ध पारस्परिक क्रिया के लिए नोडल अधिकारियों का नामांकन किया जाएगा। दूसरा, वित्तीय विकेंद्रीकरण के लिए एकीकृत वित्तीय सलाह योजना स्थापित करना। ठीक है। किमोना किस एशियाई देश का परिधान है? तो किमोना जो आपका है जापान का परिधान है। किसका? जापान का। किमोना जापान का एक परंपरागत वस्त्र है। यह पूर्ण लंबाई वाला एक विशेष परिधान है जिसे प्रायः महत्वपूर्ण उत्सव या औपचारिक अवसरों पर महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। ठीक है। अब थोड़ा सा हम आपको यही आपका है आपका किमोनो क्या है? किमोनो यही इसका है आपका ड्रेस। ठीक है। तो देखियो इसमें क्या है, किमोना एक पारंपरिक जापानी परिधान है और जापान का राष्ट्रीय पोशाक भी है। तो जापान का राष्ट्रीय पोशाक क्या है? तो आपको बोलना है किमोनो जो है जापान का राष्ट्रीय पोशाक है। यह एक टी आकार का लपेटा हुआ कपड़ों का सामान है। इसे दाएं से बाएं पहना जाता है या आमतौर पर ओबी बेल्ट के साथ पहना जाता है। कई अन्य सामानों के साथ जैसे जरी की जूते, टैबी मोजे, ठीक है, इन सब के साथ इसको पहना जाता है जिसका नाम है किमोना। अब आइए, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका नाम है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। कौन? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा का जो मंदिर का निर्माण किया था। देखिए इसके बारे में भी जान लीजिए थोड़ा सा। कैलोरा मंदिर संसार में अपने ढंग का अनूठा वस्तु जिसे मालखेद स्थित राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्णा प्रथम ने बनवाया था। ठीक है। यह एलोरा जिला औरंगाबाद स्थित लायन श्रृंखला में है। इसमें कुल 34 बहुत ही अद्भुत गुफाएं हैं। विशाल कैलाश मंदिर देखने में जितना खूबसूरत है उससे ज़्यादा इस मंदिर पर किया गया काम है। कैलाश मंदिर की खास बात यह है कि जितना विशालकाय है कि इसे बनाने में 150 साल लगे और करीब करीब 7000 मजदूर लगातार काम किए। ठीक है, 7000 मजदूर लगातार काम किए। ठीक है, यही आपका एलोरा का मंदिर है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है। अच्छा, रग्बी फुटबॉल में कितने प्लेयर खेलते हैं? तो रग्बी फुटबॉल में जो कुल प्लेयर खेलते हैं इसकी संख्या आपकी हो गई 15। कितना? 15 प्लेयर खेलता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय पार से निकलती है? तो ये नदी आपका हो गया सिंधु नदी। कौन सा नदी? सिंधु नदी। हिमालय के पार बहने वाली नदियों का उद्गम स्थान महान हिमालय के दूरवर्ती स्थान हुआ करते हैं। हिमालय के पार बहने वाली नदियों में सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियां शामिल हैं। हिमालय के पार बहने वाली सिंधु नदी तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। यह दक्षिण पूर्व लद्दाख के निकट अपनी सहायक नदियां गुरतांग के साथ संगम स्थल से 4200 मीटर की ऊंचाई से हिमालय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। रैंड किस देश की मुद्रा है? तो रैंड एक नामीबिया की मुद्रा है। कहाँ की? आप रैंड देखिएगा तो अफ्रीकन कंट्री खोजिएगा, अफ्रीकन कंट्री में मैक्सिमम जगह आपको रैंड मिलेगा। ठीक है,
रैंड मिलेगा। तो नबीबिया में जो मिलेगा आपका रैंड मिलेगा। मीठे पानी का सबसे बड़ा झील मतलब सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? तो आपका ग्लेशियर। ग्लेशियर जितना गलेगा उससे उतना ही पानी आएगा, मीठा पानी। यज्ञ सूत्र निम्नलिखित में से किस वेद से लिया गया है? तो इस वेद का नाम आपको बताना है। तो ये वेद आपका कौन सा वेद है? ये वेद आपका यजुर्वेद है। कौन सा वेद है? ये वेद आपका यजुर्वेद है। देखिए, गंधार मूर्ति कला की सर्वोच्चतम कृतियां कौन थी? तब ये आपको बताना है कि कब गंधार जो था आपका कनिष्क के शासनकाल में, जो लास्ट वीडियो हम बताए थे कि गंधार पूरा यूनानी का सभ्यता और भारतीय सभ्यता मिलकर बना था और बहुत अच्छी बारीकी ढंग से सब उस पर काम किया जाता था। तो ये किसके शासनकाल में था? तो ये कुषाण, जिसके एक शासक बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे, उनका नाम कनिष्क था। महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका जवाब आपको देना है कि महाबलीपुरम में समुद्र तट पर जो मंदिर बनवाया था ये श्रेय जाता है आपका, एक मिनट, ये श्रेय जाता है नरसिंह वर्मन प्रथम को। किसे जाता है? नरसिंह वर्मन प्रथम को ये श्रेय जाता है। गीता का फारसी अनुवाद किसने करवाया था? तो गीता का जो है फारसी अनुवाद करवाने का श्रेय जाता है आपका दारा शिकोह, जो कि औरंगजेब का बड़ा भाई था। गोवा में सती प्रथा के समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो गोवा में सती प्रथा जो समाप्त किया था उस गवर्नर का नाम था अल्बुकर्क। क्या नाम था? अल्बुकर्क जो था वही गवर्नर था। भारत का सबसे दक्षिण पॉइंट कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिण पॉइंट कौन लोग बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिण पॉइंट है। अब बताइए, अब यहाँ पर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला कौन है? तो जैसे ही लाल देखना है तो आपको रंग आना चाहिए, सफ़ेद रंग, यानी कि स्वेज नहर कहीं ऑप्शन में आपका होगा। तो 37 का आपका हो गया बी। कि कितना हो गया? बी, स्वेज नहर है, जो कि आपका लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। ठीक है। पश्चिम तट के निकट ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो ऊपरी भाग को जो बोलते हैं पश्चिम तट में, ये कोंकण तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोंकण तट इसको बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक किसे कहा जाता है? तो ई कुकाबारा को कहा जाता है। किसे? कुकाबारा को ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक बोलते हैं। देखिए, एक पक्षी का फोटो दिखाए थे ना आपको, तो यही ऑस्ट्रेलिया का पक्षी है। एक मिनट दिखा रहे हैं फिर से आपको, यही है, यही कुकाबारा ऑस्ट्रेलिया का एक पक्षी है जिसे हम लोग लाफिंग बर्ड के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ऊपरी मृदा का अधिकतर मात्रा बनाई गई है। तो किसका बनाई गई है ऊपरी मृदा का अधिकतर मात्रा? जो बनाया गया है आपका अपसादी चट्टान का। किसका? अपसादी चट्टान का बनाया गया है। भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन सा है? तो यह है राजस्थान। राजस्थान जो सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, और सबसे छोटा राज्य जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से है गोवा, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य जो है सिक्किम। ठीक है। चलिए, निम्न में कौन सा मानव विकास सूचकांक का आयाम नहीं है? तो कौन सा आयाम इसका नहीं है? तो ये जवाब आपको देना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति इसका कारण नहीं है। निम्नलिखित में से किसको केंद्रीय सरकार के वर्तमान राजस्व में शामिल नहीं किया गया है? तो किसे शामिल नहीं किया है? ऋण को। ऋण को हम लोग शामिल केंद्रीय सरकार के वर्तमान राजस्व में शामिल हम लोग नहीं किए हैं। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरक पदार्थ पूरक वस्तुओं की मांग को क्या कहते हैं? तो पूरक वस्तुओं की मांग को हम लोग संयुक्त मांग कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त मांग कहते हैं। किसने यह आह्वान किसने दिया कि प्रकृति को वापस जाओ? प्रकृति को वापस जाओ, ये बात बोलने का जो श्रेय जाता है आपका रूसो को जाता है। किसे जाता है? रूसो को जाता है। ठीक है, एक मिनट।
निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की जो विशेषता इसमें नहीं है वो आपका है सरकार का अध्यात्मक रूप। क्या? सरकार का अध्यक्षात्मक रूप जो है इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए आप। पंचायती राज का सिद्धांत किसके ऊपर आधारित है? तो विकेंद्रीयकरण के ऊपर है कि ताकि पंचायती राज में क्या है कि सभी को शक्ति मिले, सभी को शक्ति मिलता है, इसलिए विकेंद्रीय के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के जो सभापतित्व करते हैं वो कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। और साथ ही जो धन विधेयक रहता है वो पास कहाँ किया जाता है, मतलब कहाँ पेश किया जाता है? तो धन विधेयक जो पेश किया जाता है वो लोकसभा में ही पेश किया जाता है, जिसे हम लोग निम्न सदन बोलते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। राज्यसभा में जो टोटल सीटों की संख्या है 250 है मैक्सिमम, और लोकसभा में जो मैक्सिमम सीटों की संख्या है आपका 552। ठीक है, जिसमें कि 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 लोगों का निर्वाचन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है लोकसभा में, और 12 व्यक्ति का जो नॉमिनेशन किया जाता है कि नामित किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, एक किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कला, खेलकूद, ये सब क्षेत्रों के लोगों का किया जाता है। 50वां क्वेश्चन है कि रिट जारी करने का अधिकार किसे है? तो रिट जारी करने का अधिकार आपका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को ये अधिकार प्राप्त है। ठीक है, चलिए अब छोटा छोटा कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको भी फटाफट देख लेते हैं। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान ने प्रस्तुत किया? किस वैज्ञानिक ने आपका प्रस्तुत किया है? तो ये जो करने का श्रेय जाता है ब्रिटिश वैज्ञानिक को जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो ये जो निर्णय लेता है आपका ध्रुवीयकरण, और जो आपका ध्वनि है अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, रोम के सभी रूप को और क्या कहते हैं? रोम के जो सभी रूप है उसको और क्या करते हैं? फर्मवेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं? फर्मवेयर बोलते हैं। सरलतम सीपीयू अनुसूचीकरण विधि द्वारा होता है। तो ये क्या होता है आपका? FCF ये अनुकलन विधि के द्वारा होता है। FCFS अनुकलन विधि के द्वारा होता है। फ्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है? फ्लैंक जो अचर किसका अचर होता है वो होता है आपका ऊर्जा का। किसका? ऊर्जा का होता है। प्रसंवेदन किस स्थिति में बढ़ता है? तो ये जो बढ़ता है आपका गर्म, सूक्ष्म और हवादार स्थिति में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्मस फैक्टर किसमें निहित होता है? तो क्रिसमस में फैक्टर जो निहित आपका होता है वो आपका रक्त जमाव में होता है। किसमें होता है? रक्त जमाव में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि जाइलम और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे संवहन पुल को क्या कहेंगे? ऐसे जो संवहन पुल है उसको हम लोग क्या कहेंगे वो आपको बताना है। 1 मिनट। उससे हम बोलेंगे समपार्श्विक। क्या बोलेंगे? समपार्श्विक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अच्छा, इस क्वेश्चन आने के पहले एक बार देख लीजिए, आपका एक यहाँ रह गया है जो है पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस यहाँ पर जिसे हम लोग 22 अप्रैल को मनाते हैं। कितना अप्रैल को मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है जिसे 22 अप्रैल को पूरी दुनिया संरक्षण के लिए मनाती है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन फटाफट देख लीजिए। और एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो ये संश्लेषण के लिए होती है प्रोटीन की। किसके? प्रोटीन की। विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीक से पृथक किया जाता है? तो ये तकनीक का नाम है आपका चुंबकीयकरण के द्वारा आप लोहे की चीज़ को अलग कर सकते हैं। जाहिर सी बात है जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इस तत्व का नाम आपका है हाइड्रोजन। कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन। खुले पाइप से
वायु खुले पाइप से वायु धमन किसका एक उदाहरण है? तो ये जो आपका एक उदाहरण है, ये है आपका समदाबी प्रक्रिया का। किसका? समदाबी प्रक्रिया का। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? पदार्थ की जो मात्रा होती है उसका द्रव्यमान होती है। क्या होती है? उसका द्रव्यमान होती है। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धातुओं का जो राजा कहते हैं वो कहते हैं हम लोग लोहा को, सोना को। किसे कहते हैं? सोना को धातुओं का हम लोग राजा कहते हैं। मीना माता रोग किसके द्वारा पानी प्रदूषण के साथ फैलता है? तो ये फैलता है आपका पारद। किसके द्वारा? पारद के द्वारा वायु पानी का जो प्रदूषण होता है उससे फैलता है। मीना माटा एक विशेष प्रकार का न्यूरोलॉजिक सिंड्रोम है जो पारे की अधिक विषाक्तता के कारण उत्पन्न होता है। इस रोग की खोज सर्वप्रथम 1956 ईस्वी में जापान के कुमामोटो प्रीफेक्चर में स्थित मीनामाटा शहर में किया गया था। ठीक है, मीनामाटा शहर में किया गया था। विद्युत और चुंबक के बीच लिंक की खोज किसने की थी? तो एक खोज करने का श्रेय जाता है फ्राइडे को। किसने जाता है? फ्राइडे को। न्यूक्लियस त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट क्या है? तो सबसे उपयुक्त यूनिट जो है एंगस्ट्रम है। क्या है? एंगस्ट्रम जो है सबसे उपयुक्त यूनिट है। पद जीन किसने बनाया? तो जीन जो बनाया है वो पद जीन बनाने का श्रेय जोहानसन को जाता है। किससे? जोहानसन को जाता है। ठीक है। पूर्तिजीवी वे जीव हैं जो आहार के लिए किस पर निर्भर होते हैं? तो आहार के लिए जो निर्भर होते हैं मृत और क्षयमान सामग्री पर। किस पर? मृत और क्षयमान सामग्री पर। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पोरेशन वायु, आरबीसी जो है आपका, आरबीसी वायु श्वसन नहीं करते क्योंकि उसमें नहीं होता। आरबीसी में क्या नहीं होता है? तो आरबीसी में आपका सूत्रकनिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। क्या होता है? अभाव होता है सूत्रकनिकाएं। चलिए ये हो गया यहाँ पर खत्म। अब देख लेते हैं कितना टाइम हो गया। अब देख लें 2 मिनट और लगेगा। मथुरा शैली के बारे में जान लिए। पिछला दिन हम गंधार शैली पढ़े, आज हम लोग कौन शैली का पढ़ेंगे? तो मथुरा शैली। मथुरा शैली के बारे में संक्षिप्त में यह गंधार शैली से कैसे भिन्न है देख लीजिए। मथुरा मूर्ति कला की मथुरा शैली ईसा सन की आरंभिक सदियों में प्रारंभ हुई थी, यानी कि विकसित हुआ था। कुषाण कालीन मथुरा शैली बनावट की दृष्टि से भरे हुए शरीर तथा विशालतम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। मथुरा कला में बालों तथा मूछ रहित मूर्तियों का निर्माण हुआ जो मूलतः भारतीय हैं। मथुरा शैली को गुप्त काल में भी अपनाया गया। कौन सा काल में? गुप्त काल में भी मथुरा शैली को काफी अपनाया गया। इस शैली की मूर्तियां बहुत बड़ी संख्या में बनी और मध्य एशिया सहित अन्य देशों में भेजी गई। मथुरा शैली में बौद्ध के अतिरिक्त हिंदू तथा जैन की भी मूर्तियां बनी। ठीक है, जैन की भी मूर्तियां बनी। ठीक है, अब आते हैं आगे। इस शैली में मूर्ति लाल पत्थरों द्वारा निर्मित होती थी। बुद्ध के चेहरे पर मूछ तथा पैरों में कहीं कहीं चप्पल को भी दिखाया गया है। इस पर यूनानी कला का भी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। अब दोनों में अंतर क्या है? गंधार शैली और मथुरा शैली में क्या अंतर है? गंधार शैली में शरीर की रचना संबंधित विवरणों और शारीरिक सौंदर्य पर बल दिया गया है, जबकि दूसरे मूर्ति को पवित्र और आध्यात्मिक भावना देने का प्रयत्न किया गया है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? गंधार कला यथार्थवादी और मथुरा शैली आशावादी है। ठीक है, मथुरा शैली क्या है? आदर्शवादी, आशावादी में बोल। ठीक है, मथुरा शैली जो आपका आदर्शवादी है और गंधार शैली जो है आपका यथार्थवादी है। गंधार कला भारत यूनानी है। गंधार की कला क्या है? भारत यूनानी है, जबकि मथुरा कला शुद्ध भारतीय है। क्या है? शुद्ध भारतीय है। चलिए अब यहाँ पर एक बुक के बारे में भी जान लीजिए। देखिए 2019 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है?
तो इसके बारे में जान लिए। ये पुरस्कार इस बुक का नाम है द टेस्टामेंट। क्या नाम है? द टेस्टामेंट। ऐसे मिला है एडवुड को। दूसरा बुक का नाम है गर्ल वोमैन एंड अदर। ये मिला है आपका बेनरिन इवरोस्टी को। ठीक है, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। अच्छा, एटवुड की किताब द हस्टमेंट टेल को मिला है, द टेस्टामेंट भी उसको बोलते हैं। और गर्ल वोमेन एंड अदर के लिए सम्मानित किए गई है, उनका नाम क्या नाम है? वर्ना राइडिन एवरिस्टो। क्या? वर्ना राइडिन एवरिस्टो को दिया गया है गर्ल वोमेन एंड अदर के लिए। और द टेस्टामेंट के लिए एटवुड को, मार्गरेट एटवुड को दिया गया है। ठीक है, चलिए अब यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तभी लाइक करें, अगर पसंद नहीं आया हो तो ना ही लाइक आपको करना है और ना ही किसी के साथ शेयर करना है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक के साथ साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपने एविडेंट क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एविडेंट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज पे भी जुड़ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। सिंपली आपको सर्च करना है एविडेंट क्लासेस सर्च करना है और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। चलिए, अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ों को नमस्ते और छोटे को मेरा प्यार। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।